नमस्कार, मैं ज्योति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रयास जो है वो आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप ना सिर्फ पढ़ रहे होंगे बल्कि क्लास को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो बस आप लोग ऐसे ही क्लास को एंजॉय करते रहिए और एंजॉय से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना भाई। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने का मतलब ही नहीं, एग्जाम देने का मतलब ही नहीं बनता। और हम तो पद प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस बात को समझते हुए आप लोग सब लोग अपनी पढ़ाइयों पर ध्यान दीजिए। ओके, तो इससे पहले के वीडियो में हमने काफी सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो है अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके अलावा हम जो देखेंगे वो है पाकिस्तान की मांग और पाकिस्तान की मांग और क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये चारों को कंप्लीट करेंगे हम। और इसके अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो मुझे आप लोगों के साथ में बात करनी है कि पहली तो ये कि होमवर्क अभी भी नहीं हो रहा है। जो भी मैं आप लोगों को काम दे रही हूँ वो अभी तक आप लोगों को इक्का दुक्का लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं, चीजें करते हैं, उन्हीं को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर मैं कोई सवाल आप लोगों से पूछ रही हूँ तो वो आपके लिए ही पूछ रही हूँ, मेरे को फायदा नहीं होना है, आप लोगों को ही होना है। तो उन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और कुछ भी अगर ऐसा है, होमवर्क दिया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग मेरे को उसको बताओ, भेजो। ठीक है, उसका आंसर लिखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप में से हर एक को करनी है। तो बहुत कम इक्का दुक्का लोगों का ही बस आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कई बार क्या होता है, हम वीडियो बनाते हैं वो फ्लो में एक हम रहते हैं, यहाँ पर आप लोग तो है नहीं, हम अकेले ही रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम कुछ और बोल देते हैं, है ना भाई। टीचर्स के में जनरली ये होता है, कोई नई बात या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मान लीजिए जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हुआ था, मैं कुछ और पढ़ा रही थी और बार बार असहयोग आंदोलन बोल रही थी। तो अच्छा लगा कि आप लोग इतना ध्यान दे रहे हो, मगर वो चीजें हो जाती है, उसको माइंड करके या गलत हो गया ऐसा करके नहीं चलना है। आप लोग इतने मेच्योर हैं, आप लोग इतने समझदार हैं कि भाई जो क्रांति जब हुई है, तब हुई है, अभी हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा हमको ध्यान लेके चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अपनी पढ़ाई को बढ़ाना है, क्योंकि हम भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, पढ़ाना है आप लोगों को, वीडियो बनाना है, सब चीजें रहती है। तो कभी कभी इस टाइप की चीजें हो जाती है, तो उसको उतना माइंड करके नहीं चलना है, आपको अपने वीडियो पर ध्यान देना है। उसके बाद तीसरी चीज जो है, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ाएं, आप लोगों का अपना 100% दें। आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपना 100% दो। लॉकडाउन का समय है, क्लासेस नहीं लग रही है, आपके पास घर पे सफिशिएंट टाइम है ना भाई। और तीसरी चीज ये जो मेरे को आप लोगों को बहुत ज्यादा बताना है, कई बार आप लोगों को नोट्स में दिक्कत आता है। ठीक है, कई बार नोट्स में ऊपर नीचे थोड़ा होता है तो आप लोगों को दिक्कत आता है, सन में थोड़ा सा हो जाता है। आपको एक चीज जो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, हर एक स्टूडेंट को, कोई भी किताब, समझ रहे हैं, कोई भी किताब, कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी कोचिंग के नोट्स, कोई भी पर्सनल नोट्स, कोई भी यूट्यूब के चैनल या कोई वेबसाइट जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है, इस बात की गारंटी आपको है ना 100% इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वो जो चीज लिखे हैं वो सही होगा। ठीक है, वो जो अपने नोट्स में शामिल किए हैं 100% सही है, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। मैं तो कहती हूँ ये भी नहीं कह सकते कि 99.9% इस बात की श्योरिटी है, वो हमेशा 90% पे आके रुक जाता है। कितना भी हाई प्रोफाइल कोचिंग होगा, कितना भी हाई प्रोफाइल नोट्स होगा, या कितना भी बहुत एकदम शानदार चीजें होंगी, वो हमेशा आपको यही गारंटी देगा कि उक्त सभी तथ्य 90% सही, इससे ज्यादा की गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। और जो देता है वो झूठ है। कारण उसके पीछे में ये है कि भारत का इतिहास जो है वो बहुत अलग अलग संदर्भ में लिखा गया है। हमारे देश में सब एक विचारधारा के लोग नहीं थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, और जितने लोगों ने भी इतिहास लिखा है वो अपनी विचारधारा के अनुसार लिखा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर आप किसी जो टिपिकल जो राष्ट्रवादी लोग हैं,
ठीक है, उन लोग उसको राष्ट्रवाद, जो जितने भी संग्राम हुए उसको राष्ट्रवादी होकर देखे हैं। जो मुस्लिम लीग के लोग थे उसको मुस्लिम लीग के हिसाब से, नहीं असहयोग आंदोलन गलत था, नहीं भारत छोड़ो आंदोलन गलत था, वो ऐसा कहे नहीं है, मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो लोग जितने भी इतिहास के संदर्भ में लिखे वो अपने दृष्टिकोण से लिखे। हिंदू महासभा था तो हिंदू महासभा के लोग अगर लिखे होंगे तो वो उसको अपनी दृष्टिकोण से लिखेंगे। कहीं अंग्रेज को ब्रिटिश अधिकारी लिखा होगा तो उसको वो अलग अपने दृष्टिकोण से लिखा होगा कि इन लोग तो फालतू का कोशिश कर रहे थे, हम लोग को परेशान किए, हम लोग को ऐसा किए, ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो स्वतंत्रता संग्राम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में आपको जो इतिहास मिलता है किसी एक सोर्स से नहीं मिलता, किसी एक उससे नहीं मिलता, हर एक लोग जो है वो इस इतिहास को अपने अपने दृष्टिकोण से बनाते हैं, ठीक है, या लिखते हैं, और उसी को हम आज तक पढ़ते आए हैं। तो समस्या है कि भाई कैसे लिखेंगे। जितने भी कोचिंग से जितने भी बुक पब्लिश करते हैं वो लोग सब उन्हीं के मैटर को लेते हैं। तो आप लोगों को ये चीज समझना है। अब सवाल आता है कि अगर कोई नोट्स सही ही नहीं है तो फिर हम किससे पढ़ें, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको ये करना चाहिए कि आपको, समझ रहे हैं, आपको एक ऑथेंटिक सोर्स रखना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है? ऐसे स्रोत, है ना भाई, किसी भी आप चाहे संविधान पढ़िए, चाहे इतिहास पढ़िए, चाहे भूगोल पढ़िए, ज्योग्राफी, कुछ भी क्यों ना पढ़िए, आप हर एक के आप नोट्स से जरूर पढ़िए, लेकिन अपने पास एक ऐसा ऑथेंटिक सोर्स जरूर रखिए जिससे आप उसको वेरीफाई कर सको। अब ऑथेंटिक सोर्स में क्या क्या आएगा? तो मुख्य रूप से ऑथेंटिक सोर्स में एनसीईआरटी आता है, या फिर एनसीईआरटी है ना, या फिर ठीक है, या तो एनसीईआरटी सही होगा, या भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जो किताबें हैं या जो मटेरियल है, चाहे वो डाटा हो, वो आपको सही होगा। सेम चीज छत्तीसगढ़ के लिए भी लागू होता है, या तो एनसीईआरटी या फिर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो चीजों को मतलब जितने भी नोट्स या कोई भी चीज अगर प्रोवाइड की जाती है डाटा, उसको ही आप सही मानकर चलिए। इसलिए क्योंकि कभी भी अगर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन फंसता है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लिखा और वो आपका क्वेश्चन जो है वो असमंजस की स्थिति में है, या उसको विलोपित कर दिया गया, या आपके हिसाब से आप सही लिखे हो लेकिन उसको आयोग जो है वो गलत ले लिया, ऐसी स्थिति में आप जो है अपना कोचिंग का नोट्स लेके जाएंगे, कोई राइटर है उनका किताब लेके जाएंगे कि देखिए सर हमारे कोचिंग में ये पढ़ा है, तो सर या मैडम, या सर देखिए हम जिस किताब से पढ़े हैं ये लिखा है, इसको कोई भी आयोग नहीं मानेगा। नहीं मतलब नहीं मानेगा। वो मानेगा या तो एनसीईआरटी को मानेगा कि भाई देखिए एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी में ये चीजें लिखी और हमने ये यहाँ से लिया है, तो ये तब वो उसको वो मानना पड़ेगा, या तो फिर वो उस क्वेश्चन को सही करेगा या फिर उसको विलोपित करेगा। दूसरी चीज, भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जितनी भी प्रकाशित की गई चीजें हैं, अगर उसको आप एज अ सोर्स लेके जाते हैं कि देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है सर, आपके द्वारा ही प्रकाशित है, पिछली जो सरकार थी उसके द्वारा ही प्रकाशित है, और हमने अपना सोर्स यहीं से बनाया और देखिए सही, तो वो उसको मानने के लिए मजबूर होगा। और तीसरी चीज जो आती है ना, ये हुआ, और प्लस इसमें पहला तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और तीसरा चीज जो आता है वो है पुराने क्वेश्चन के उत्तर। ठीक है, क्या है? पुराने क्वेश्चन के उत्तर। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है, कोई क्वेश्चन लिखा हो, सपोज कि आपने लिखा कि अगस्त प्रस्ताव जो है, ठीक है, वो किसके द्वारा लाया गया था। आपने एक सिंपल सी चीज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लेके आया है। आपने कुछ भी पढ़ा हो, एग्जाम में लिया कि भाई क्या बोलते हैं, किसी ने भी, है ना, लॉर्ड विलियम्स ने लाया, सपोज उदाहरण दे रही बस, आपने पढ़ा कि लॉर्ड विलियम्स या लॉर्ड चर्चिल ने लाया, समझ लीजिए चर्चिल ने जो है वो क्या लेके आया, अगस्त प्रस्ताव। आपने अगस्त प्रस्ताव को अपने नोट्स में पढ़ा हो कि चर्चिल ने लाया है, ठीक है, लेकिन आयोग जो है वो क्या लेता है, लॉर्ड
लिथियो को लेता है, तो आपको उत्तर उसे, हालांकि वही आंसर सही है लेकिन आपको वही उत्तर लेना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पुराना पूछा है, मान लीजिए उसने बोला कि लिथियो जो है उसने नहीं अगस्त प्रस्ताव लाया है, अगस्त प्रस्ताव जो है वो चेम्सफोर्ड ने लाया है, तो आप क्योंकि वो एग्जाम में पहले ले चुका है उसको सही, तो आप सिर्फ उस क्वेश्चन को दिखाओगे कि देखिए भाई इससे पहले के एग्जाम में आपने चेम्सफोर्ड को सही आंसर लिया था, तो उसको वो चीज विलोपित करना पड़ेगा या फिर उसको लेना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से आपके पास ये तीन ही सोर्स हैं जिस पर आप 100%, मतलब 100% ये भी नहीं, ये वाला आता है 99.9%, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है उसको बदलने की या फिर विलोपित करने की क्षमता है। सिर्फ ये तीन सोर्स, इसमें भारत सरकार से मतलब है भारत सरकार प्लस छत्तीसगढ़ की सरकार भी, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए कभी भी आप पढ़ें, अगर आपको कहीं पर डाउट होता है, आपको कोई डिफरेंट चीजें मिलती हैं, तो आप ये तीन सोर्स पर रिलायबल रहिए। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है भाई, हमारे जो नोट्स बने हुए हैं, हम पूरी कोशिश किए हैं इस बात को वो करने की, इस बात से अपने आप को अवेयर रखने की कि हम जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनसीईआरटी में हो या भारत सरकार के किसी प्रकाशन में हो या पुराने क्वेश्चंस में जो दिया है उसको ही हम उत्तर करके चले, लेकिन हम भी इंसान है, चीजें हमारे में बदलती है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि भाई ब्यूरोक्रेट्स के जो बच्चे हैं वो जो आंसर लिखेंगे उसी को ही सही लेना है या हमारे, तो आपको इस बात को समझना है थोड़ा सा और उसके अनुसार ही चीजों को आगे लेके चलना है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन लेना है, किसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा है, अगर भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार जो है कुछ प्रकाशित कर रही है, समग्र छत्तीसगढ़ के, एक मेरे ख्याल समग्र ही नाम है, समग्र छत्तीसगढ़ करके पुरातत्व विभाग एक बुक लॉन्च करता है छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, वो किताब अब नहीं आती, पुरानी किताब गलती से कहीं मिल जाएगी तो जरूर ले लेना, उसमें का जो डाटा है उसको हम ऑथेंटिक मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रकाशित है, छत्तीसगढ़ का जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा वो प्रकाशित की जाती है, तो उसको हम ऑथेंटिक मानेंगे। सेम वही चीज जो जब आप छत्तीसगढ़ की कलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना भाई, इसको ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो कलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, भाई यहाँ पर मड़वा महल है, वहां पर ये है, डोंगरगढ़, जितनी भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन विभाग है प्लस जो पुरातत्व विभाग है वो छोटे छोटे पॉम्पलेट्स जारी करता है, ठीक है, छोटे छोटे, आप वहां जाओगे तो आपको मिल जाएगा, छोटे छोटे पॉम्पलेट्स जारी करता है, इसमें अलग अलग मंदिरों के बारे में है, जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में, तो वो भी एक ऑथेंटिक सोर्स है, वो किताब नहीं है, लेकिन वो जो चीज है वो किससे आई है, कहाँ से आया है, वो छत्तीसगढ़ सरकार के एक गवर्नमेंट जो ऑफिस है वहीं से वो रिलीज हुआ, तो उसको सही माने कि भले से आपकी किताब कुछ भी करे। तो कहने का मतलब ये, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके चले जाओ और उसी को पढ़ो, हम भी जो आपको दे रहे हैं वो सही डाटा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हैं कभी किसी क्वेश्चन पर, तो अच्छा रहेगा कि आप जो है उन ऑथेंटिक सोर्स पर फोकस कीजिए जो कि सरकार द्वारा, जो कि एनसीईआरटी द्वारा, जो कि पुराने क्वेश्चंस में, तो आप लोगों को कंफ्यूजन कम होगा। जैसे बीच में कुछ कुछ डाउट आ जाता है, इसलिए मैं ये आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपनी क्लास, समझ में आया होगा ये तीनों पॉइंट जो आज मैं आप लोगों को हमने चर्चा की है ना, इन सब दोनों ही बातों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए हम लगातार अपने जो इतिहास है उसके अंतिम पड़ाव की तरफ चलते जा रहे हैं। ओके, तो इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम? अगस्त प्रस्ताव। इसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो इतिहास है, विशेषकर जो, वैसे तो पूरा ही इतिहास, लेकिन विशेषकर जो आधुनिक भारत है वो कभी भी अकेला नहीं चलता, एक के पीछे एक जो है उसकी पूंछ है ना भाई, पूंछ जो है वो आपस में पकड़े रहती है, एक दूसरे को पकड़ा रहता है, एक चीज आने के पीछे दूसरा कारण होता है, तीसरा कारण होता है, कि अगर असहयोग आंदोलन आया तो उससे पहले कुछ घटनाएं हुई, असहयोग आंदोलन की वजह से क्या हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड, फिर उसी की वजह रोलेट एक्ट, मतलब बाद में आया, लेकिन वो सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, एक मतलब एक घटना का दूसरी घटना कारण बनता है, तो उसी तरीके से हमको भी बहुत विस्तार से चीजों को आराम आराम से धीरे धीरे से क्या करना है, समझना है,
ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो है अगस्त प्रस्ताव। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव जो है वो 1940 में आता है। ठीक, तो इसको जानने पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक इसका थोड़ा इतिहास को देख लेते हैं, थोड़ा चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो अगस्त प्रस्ताव था वो किसके द्वारा आया था? ये आया था लॉर्ड लिथगो द्वारा, जो कि भारत के क्या थे? ठीक है, जो कि भारत के वायसराय थे। लॉर्ड लिथगो द्वारा जो है वो अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। अब इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी और चीजों को समझते हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था भाई? हमने इससे पहले देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है ना। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ होता है और उस विश्व युद्ध में भारत के लोगों से, है ना, ये भारत के जो नेता है उनसे बिना पूछे, उनसे बिना विचार किए भारत की जो आर्मी थी उसको क्या किया जाता है? उसको युद्ध में उतार दिया जाता है, जिससे लोगों के मध्य में बहुत ज्यादा या नेताओं के मध्य में बहुत असंतुष्टता आ गई रहती है। ठीक है, तो कांग्रेस इस बात को बोलती है कि भाई हम, कांग्रेस क्या करती है फिर? हमने क्या पढ़ा था कि कांग्रेस जो है वो 22 दिसंबर 1939 को, कब? 1939 को क्या देती है? कांग्रेस का जो पूरा मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा दे देता है और इसको जो आपके मुस्लिम लीग है वो मुक्ति दिवस के रूप में क्या करता है? मनाता है, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ओके, अब इसी के संदर्भ में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम क्या देखते हैं कि ये चीजें तो हो गई। अब समय आता है, क्योंकि दिसंबर की घटना थी, है ना भाई, दिसंबर के बाद में दिसंबर 22 दिसंबर को ये चीजें हुई थी। अब दिसंबर के बाद में आता है दिसंबर, ये दिसंबर का समय समझिएगा, दिसंबर के बाद दे दिए। अब उसके बाद 1940 का दौर जो है वो आता है। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा, ठीक है, क्या मैं आप लोगों को थोड़ा इसका इतिहास समझा रही हूं कि कांग्रेस द्वारा कब किया जाता है? मार्च 1940 में। ठीक, क्या किया जाता है? मार्च 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। ठीक, कौन सा अधिवेशन? रामगढ़ अधिवेशन, जो कि कहां पर है? बिहार में है ना भाई। तो इस रामगढ़ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर ब्रिटिश सरकार जो है वो कांग्रेस को केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनाने देती है तो हम भी द्वितीय विश्व युद्ध में आपका क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। मतलब इसने क्या प्रस्ताव लाया? कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, किसका? कि अंतरिम सरकार केंद्र में एक अंतरिम सरकार, है ना, कि कैसे सरकार? केंद्र में एक अंतरिम सरकार जो है उसका गठन किया जाए। क्योंकि अभी तक जो 1935 के जो इलेक्शन हुए थे, है ना, 1935 के टाइम पर जो इलेक्शन हुए थे, सॉरी 1937 में, 1937 में जो इलेक्शन हुए थे, हमने ये देखा था कि राज्यों में, है ना, जितने भी राज्य हैं उनको तो ये कहा गया है कि भाई हाँ वहां पर केंद्र, मतलब राज्यों में सरकारें बनी है, लेकिन केंद्र में अभी भी किसकी सरकार है? ब्रिटिशों की है। तो वही जो रामगढ़ अधिवेशन था 1940 का बिहार में, ये प्रस्ताव लाया गया कि केंद्र में भी एक अंतरिम सरकार अगर आएगी तब जाकर हम आपको क्या देंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग करेंगे। ठीक है, कौन ऐसे बोला? आपका कांग्रेस इनको ऐसा बोलती है। ठीक है, ये जो प्रस्ताव आया था कांग्रेस का, ये जो प्रस्ताव आया था
इसी प्रस्ताव के उत्तर स्वरूप, ठीक है, कांग्रेस का जो ये प्रस्ताव आया था, इसी प्रस्ताव के उत्तर स्वरूप जो उस समय के वायसराय रहते हैं लॉर्ड लिथगो, वो एक और प्रस्ताव देते हैं, ठीक है। इस प्रस्ताव के उत्तर स्वरूप, इस प्रस्ताव के उत्तर स्वरूप जो लॉर्ड लिथगो रहते हैं, मैं पेन का यूज करती हूँ इसमें, ठीक है, ये देखिएगा, लॉर्ड, इस प्रस्ताव के उत्तर स्वरूप जो लॉर्ड लिथगो रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एक और प्रस्ताव देते हैं, ठीक। इसके उत्तर स्वरूप एक और प्रस्ताव आया, एक और प्रस्ताव आया, और ये जो प्रस्ताव है ये व्हाइट पेपर के फॉर्म में आता है, और यही इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अगस्त में दिया गया था, है ना भाई। मतलब इन लोग क्या करते हैं, मार्च में एक अधिवेशन होता है, मार्च में रामगढ़ के अधिवेशन में एक प्रस्ताव जारी करके कुछ मांग रखी जाती है। वो मांग क्या है कि केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए, तब बनाएंगे तभी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या करेंगे, ब्रिटेन का सहयोग करेंगे, ऐसा कांग्रेस कहती है। इसी के उत्तर में जो लॉर्ड लिथगो है वो कब लाते हैं, अगस्त में एक प्रस्ताव लाते हैं, है ना, अगस्त में एक प्रस्ताव लाते हैं, 1940 को ही अगस्त में एक प्रस्ताव लाते हैं। इस प्रस्ताव में क्या रहता है, इसको पहले कारण समझेंगे, है ना, इसमें जाने से पहले इसको थोड़ा सा कारण समझेंगे कि ये जो अगस्त प्रस्ताव क्यों लेके आया। तो मुख्य रूप से जो वायसराय रहते हैं उनका उद्देश्य ये रहता है कि मान लीजिए, है ना भाई, अगर ये जो अगस्त प्रस्ताव ला रहे हैं, मान लीजिए अगर इस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा मान लिया जाता है ना, हम इसके कारण देख रहे हैं, तो अगर कांग्रेस द्वारा मान लिया जाता है तो सीधे सीधे जो ब्रिटिश सरकार है ना, ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार उनका सहयोग बढ़ेगा, ठीक है, उनका क्या होगा, सहयोग बढ़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो जापान से दूसरे वर्ल्ड वॉर में क्या है, अभी इसमें युद्ध चल रहा है, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो दूसरे कंटिन्यूसली जो ये है सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, या ब्रिटेन जो है कहना चाहिए, मुख्य रूप से ब्रिटेन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में है, ठीक, तो उनके पास में जितना सहयोग होगा, जितने ज्यादा लोग उनकी आर्मी को ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है। और नो डाउट जो ब्रिटिश सरकार है ना, मतलब जो कांग्रेस है, कांग्रेस एक बड़ा जनमत रखा करती थी उस समय पर, एक बहुत बड़ा जनमत रखा करती थी, तो उनका लिथगो का ये कहना था कि अगर इस प्रस्ताव को कांग्रेस मान लेती है तो एक तो पहली चीज तो ये कि उसको क्या मिलेगा, पहला चीज तो ये कि सहयोग मिलेगा, दूसरा चीज ये होगा कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो सेना में आएंगे, मतलब सेना ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये जो प्रमुख कारण था अगस्त प्रस्ताव को लाने के पीछे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस अगस्त प्रस्ताव में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सरकार द्वारा कांग्रेस को ऑफर की गई थी, इसको थोड़ा सा समझने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पहला है संवैधानिक सभा, ओके, तो हम सब संवैधानिक सभा के बारे में जानते हैं। तो उसमें क्या किया गया, पहला जो हमने बात किया देखा कि संवैधानिक सभा का निर्माण, ठीक है, तो संवैधानिक सभा तो थी, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि क्या क्या प्रस्ताव दिए, है ना, मैं इसको ये वाले हिस्से को मिटा देती हूँ, इधर ही लिख देती हूँ, उसको कन्फ्यूज देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो कौन कौन प्रस्ताव अगस्त, है ना, जो अगस्त प्रस्ताव आया उसमें कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया। तो पहला हम देखते हैं कि प्रादेशिक
स्वशासन, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस, या हम उसको क्या बोलते हैं, हमने क्या पढ़ा था, अधिराज्य की सरकार, उसको क्या बोलेंगे, प्रादेशिक भी बोलेंगे, हम लिखते हैं अधिराज्य की सरकार, अधिराज्य की सरकार, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डोमिनियन स्टेटस। तो अगस्त प्रस्ताव में जो पहली चीज शामिल की गई वो थी डोमिनियन स्टेटस या अधिराज्य की सरकार। इसमें ये कहा गया कि अगर आप हमारा सहयोग करते हैं, ठीक है, अगर द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा सहयोग करते हैं तो हम आपको अधिराज्य की सरकार बनाने का क्या देंगे, परमिशन देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि संवैधानिक सभा में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, संवैधानिक सभा में भारतीय प्लस, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि पहली बार आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हुए कहा कि युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान बनाने के लिए भारतीयों की एक प्रतिनिधि संस्था का गठन किया जाएगा, ठीक है। क्या कहा गया, भारतीय के, अब मतलब इससे पहले तक वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि भारत इतना सक्षम है कि अपने लिए संविधान बना सके, लेकिन अगस्त प्रस्ताव के द्वारा वो इस बात को मानता है कि हाँ, अब हम, अगर आप हमारा सहयोग करते हैं तो जब युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उस समय पर जो हम आपको मतलब एक समिति गठित करेंगे, संवैधानिक सभा का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को क्या किया जाएगा, भारतीयों को शामिल करेगा और वही लोग अपने लिए क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, ठीक। तीसरी चीज हम देखते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी, है ना, वायसराय की कार्यकारिणी समिति, वायसराय की जो कार्यकारिणी समिति है, इस समिति में ऐसा कहा गया ठीक है, कार्यकारिणी जो समिति थी, इस समिति में के लिए कहा गया कि इस समिति में अगर आप हमारा इसमें सहयोग करते हैं तो विश्व, है ना, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे कि जो वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य है इसमें भारतीयों की संख्या क्या कर दी जाएगी, संख्या बढ़ाकर ब्रिटिशर से, है ना, जो ब्रिटिश कार्यकारिणी सदस्य है उनसे ज्यादा कर दी जाएगी, ओके। अब हम देखते हैं और क्या इसमें लिखा था, उसके बाद ये इसमें लिखा था, इसमें और क्या किया गया था, इसमें ये कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक है ना, उनको वीटो पावर दिया गया था, क्या दिया गया था, अल्पसंख्यकों को वीटो पावर दिया गया था। मतलब इनको ये कहा गया था कि अगर ये जो संवैधानिक सभा है, अगर इसकी चीजें आपको पसंद नहीं आती है ना भाई, अगर आपको ये चीज नहीं अच्छा लगता कि भाई कोई कानून बनाए वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उस पर वीटो लगा सकते हो, वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस पर रोक लगा सकते हो और अपने तरीके से अलग जो है वो क्या कर सकते हो, अपने तरीके से अलग कानून बना सकते हो। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जिसको अगस्त प्रस्ताव में शामिल किया गया था। अब इसको हम देखते हैं कि क्यों आखिर, मतलब इसका आगे का स्टेटस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इससे हिंदू महासभा, सॉरी, जो मुस्लिम लीग है उसका क्या विचार था। तो मुस्लिम लीग जो थी उसका, वो इससे लगभग खुश थी। कारण उसके पीछे ये था कि जो अल्पसंख्यकों को वीटो पावर दिया गया था तो वो इस बात से खुश थी कि हाँ भी हमको वीटो पावर मिल रहा है, हम अपने हिसाब से चीजों को या जो संविधान के नियम है उसको कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं, लेकिन कांग्रेस का इस पर जो प्रतिक्रिया था, या कांग्रेस जो अपनी तरफ से चीजें सोच रही थी वो दूसरे दृष्टिकोण से देख रही थी, उसको थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं। पहला
की सरकार या डोमिनियन स्टेटस। तो अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था, उसमें कहा गया कि हम आपको अधिराज्य की सरकार देंगे, लेकिन कांग्रेस जो है कब 1929 का जो उनका अधिवेशन हुआ था, है ना भाई, इसमें भी ये डिक्लेयर कर चुके थे जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता वाले कॉन्फ्रेंस में, कि भाई हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमको मतलब ही नहीं है, अब हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। ठीक है, क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। क्योंकि उससे पहले उन्होंने, हमने देखा था कि उससे पहले जो है वो डोमिनियन स्टेटस या अधिराज्य की सरकार की मांग करते हैं, जिसको ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। और अब आके 1940 में वो बोलते हैं कि अगर आप हमारी बात मान लोगे, अगर आप हमको सहयोग कर दोगे, तो हम आपको अधिराज्य की सरकार देंगे। तो कांग्रेस तो पहले ही पॉइंट पर उसको खारिज कर देती है कि हम आपसे पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, और आप हमको 1929 से बोल रहे हैं, और आप 1940 में आके हमको ये चीज बता रहे हो। दूसरा बात, संवैधानिक सभा में भारतीयों को गठित किया जाएगा। तो इसका भी कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया, या वो इससे इसलिए सहमत नहीं थी क्योंकि कांग्रेस को ये करना। दूसरा चीज, वायसराय की कार्यकारिणी समिति में भारतीयों की संख्या। तो ये जितने भी क्लॉजेस दिए गए थे, इन सभी में, इन सभी प्रस्तावों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये सभी चीजें कब देंगे, बोले जब युद्ध खत्म हो जाएगा। कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, तब जाकर हम आपको ये सारे अधिकार, ये सारी चीजें क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, तो कांग्रेस का ये कहना था कि आप ये हमको पहले दो, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब ब्रिटिश सरकार जो अपने वायदे से क्या हुई है, थोड़ी सी बदली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इन सब स्टेटस पर या इन सब चीजों पर सहमत नहीं थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो इन सभी चीजों से सहमत थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अगस्त प्रस्ताव आया किस तरीके से आया, ठीक है, कारण क्या थे और उसमें क्या क्या चीजें थी। जो दो हमने मुख्य बातें पढ़ी कि जो लीग है वो तो उससे सहमत थी, लेकिन जो आपका लीग जो थी वो तो उससे सहमत थी, लेकिन कांग्रेस उससे सहमत नहीं थी। फाइनली इसका जो निष्कर्ष निकल के आता है कि यह प्रस्ताव जो वो पूरा नहीं हो पाता है ना भाई। इस प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, इस प्रस्ताव को कोई भी, कांग्रेस इसको नहीं मानती। फाइनली ये प्रस्ताव भी असफल रहता है। ठीक है, दूसरी चीज हमको एक और चीज ध्यान रखना है कि अगस्त प्रस्ताव से पहले ही जो लीग है, मुस्लिम लीग, उसने पाकिस्तान की मांग रख दी थी। उसको हम आगे देखेंगे, हालांकि इससे पहले करना था मगर उसको हम आगे देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह खत्म होने के बाद। ठीक है, क्योंकि उसका कुछ कुछ चीज बस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको देखेंगे। तो इसमें दो चीजें थी जो जो ब्रिटिश मतलब जो लीग थी उनके लिए थी, कि एक तो अल्पसंख्यकों को जो वीटो पावर दिया गया था, है ना, वो इस वजह से वो सहमत थी, है ना, इस वजह से वो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा रही थी। लेकिन क्योंकि अगस्त प्रस्ताव आने से पहले ही जो मुस्लिम लीग थी उसने पाकिस्तान की मांग रख दी थी, और अगस्त प्रस्ताव में ऐसे किसी भी मांग का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव से असहमत थी। ऐसी स्थिति में जब देश की दो बड़ी पार्टियां या दो बड़े समूह जो हैं वो असहमत होंगे, तो ऑटोमेटिकली इसके पास होने का या ये ठीक रहा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं बनता है। तो फाइनली ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अब जो अगला पॉइंट हम आते हैं वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ विश्व में क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, एक तरफ, है ना, एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ देखते हैं कि एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ भारत जो है वो अपनी बातों को लेकर लड़ रहा है,
ठीक है, भारत बार बार जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा है, और ब्रिटेन जो है वो एक तरफ भारत से जूझ रही है और दूसरी तरफ किससे जूझ रही है, आपके विश्व युद्ध से जूझ रही है, क्योंकि जापान उस समय पर इस तरीके से हावी हो रहा था, मतलब एक तरफ पे जो अमेरिका है वो भी किसका सहयोग कर रहा था, आपके ब्रिटेन का सहयोग कर रहा था। तो एक तरफ दो महाशक्तियां हैं, उसके बावजूद जापान जो है वो बहुत सारे किस पर कब्जा कर लेना था, बहुत सारी जगहों पर, मतलब हावी हो रहा था, किस पर, ब्रिटेन पर हावी हो रहा था। तो बार बार इन चीजों से जूझता हुआ जो ब्रिटेन था उसका भी पकड़ कहीं ना कहीं भारत में थोड़ा सा ढीला पड़ रहा था। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो कांग्रेस के कुछ नेता होते हैं वो गांधी जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गांधी जी अब ये एक बहुत उपयुक्त समय है हमारे लिए, है ना भाई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा और बहुत उपयुक्त समय है, ताकि हम एक बड़ा, है ना, एक मास जो आंदोलन है, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस समय पर चलाते हैं। कारण इसके पीछे में ये है कि ब्रिटिश सरकार का ध्यान अभी किस पर है, द्वितीय विश्व युद्ध पे है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इन पर दबाव डालेंगे या जोर डालेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, है ना, ज्यादा उसका जो प्रत्युत्तर मिलेगा या ज्यादा अच्छे से हम उसको हासिल कर पाएंगे। तो गांधी जी के पास में बहुत से नेता बार बार इस चीज को बोलते हैं कि हमको एक मास मूवमेंट, है ना, एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन गांधी जी जो है उनका सोच विचार थोड़ा अलग रहता है। गांधी जी जो है वो इस बात के अगेंस्ट में रहते हैं। उनका कहना यह है कि ऑलरेडी वो लोग क्या है, परेशान है। ऐसी स्थिति में अगर हम किसी बड़े मूवमेंट के द्वारा उनको परेशान करते हैं या उनसे अपनी आजादी मांगते हैं तो ये जो है, ये स्थिति नैतिकता के विरोध में है, क्योंकि वो नैतिक मूल्यों के आधार पर ही चलते थे। तो ये कोई नैतिकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा जो, क्योंकि बार बार आंदोलन का बात किया जा रहा था, तो उनका ये कहना था कि ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा जो रहेगा वो रहेगा एक छोटा आंदोलन चलाया जाए, जिसको क्या कहा गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, तो एक छोटा आंदोलन चलाया जाए जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया। और यह आंदोलन, कारण क्या था इसका, है ना, इस आंदोलन को, मतलब एक छोटा आंदोलन चलाने के पीछे कारण क्या था। तो पहला कारण हम देखते हैं इस छोटे आंदोलन को चलाने के पीछे में, कि पहला तो ये गांधी जी का ये कहना था कि जब बड़े आंदोलन होते हैं, बड़े आंदोलनों में हिंसा बहुत होती है। ठीक है, बड़े आंदोलनों में हिंसा जो है वो बहुत बड़ी होती है। और दूसरा कारण हमने क्या देखा कि ऑलरेडी नैतिक मूल्य, में सिर्फ लिख दे रही हूं, नैतिक मूल्य समझा तो आपको दी, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटेन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में है। ऐसी स्थिति में वो कमजोर है और कमजोर पर हम दूसरी तरफ से फिर से वार करेंगे तो वो नैतिक मूल्यों के अगेंस्ट होगा। तो ये दो कारण था कि गांधी जी क्या कहते हैं कि हम कोई बड़ा मास मूवमेंट नहीं चलाएंगे। ऐसी स्थिति में छोटा मूवमेंट चलाना ही सही रहेगा। और यही कारण होता है कि गांधी जी जो है ना भाई, क्या करते हैं, गांधी जी जो है वो अक्टूबर 1940 में, कब, अक्टूबर 1940 में, अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या करते हैं, आह्वान करते हैं। कौन करता है, गांधी जी करते हैं। ये जो सत्याग्रह था हम इसको देखते हैं कि दो चरणों में शुरू होता है। ठीक है, और लेकिन इसका क्या बोलते हैं, उद्देश्य को सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने के पीछे में जो मुख्य रूप से कारण था वो क्या था, सत्याग्रह का उद्देश्य मैं लिख रही हूं यहां पर, भारत की
या फिर वही है दोनों का मतलब, ये था क्या? नहीं, ना व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो उद्देश्य था, ना तो भारत की स्वतंत्रता थी और ना ही पूर्ण स्वराज था, बल्कि इसका उद्देश्य था अभिव्यक्ति की आजादी। क्या था इसका उद्देश्य? क्या था? अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, क्या उद्देश्य था? अभिव्यक्ति की आजादी। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आप बोलोगे आर्टिकल 19 में तो हमको ऑलरेडी मिला है, बाद में मिला है भाई वो, ठीक है, तो ऐसा क्या था इसमें? तो इसका रीजन ये था कि भारत से, ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था? 1929 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया गया था कि है ना, हाँ, उस द्वितीय विश्व युद्ध में ये किया गया था कि कांग्रेस से बिना पूछे, है ना, कांग्रेस के लोगों से बिना पूछे, या कांग्रेस को छोड़ दीजिए, भारत के किसी भी पार्टी से बिना पूछे जो भारत की सेना है उसको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। भारत की कोई मंशा नहीं थी, भारत का कोई मतलब भी नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध से। ब्रिटेन अपना लड़ाई कर रहा है, वो अपनी चीजों, अपने मुद्दों को लेकर लड़ रहा है, जापान जो वो अपने मुद्दों को लेकर लड़ रहा है, लेकिन भारत जो है एक तरीके से सैंडविच में पिसने जैसे वाला स्थिति हो गया था। ठीक है, तो वो बीच में बेफिजूल का वो पिस रहा है उसमें, ये, और क्योंकि उनसे पूछा नहीं गया, यही कारण था कि गांधी जी पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह से कि हमको हमारी अभिव्यक्ति, बोलने का जो अधिकार है ना भाई, अपने विचारों को रखने का अधिकार जो है वो हमको देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को जो शामिल किया गया है द्वितीय विश्व युद्ध में, वो भारत की मंशा से नहीं है, हमसे हमारी अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो छीन ली गई है और इसलिए हमसे वो पूछा नहीं गया। तो भारत की इसमें सहमति नहीं है, क्योंकि भारत जो है आज भी गुलाम है, क्योंकि भारत जो है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है कि भारतीय सेना को बिना पूछे इस अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करते हुए उसको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया है। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ट्रिकी टाइप का आपसे कभी पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का जनरली नहीं आता, लेकिन आजकल जिस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आपसे वो रैंडम पूछ सकता है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है ना, अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसके पीछे में उसका उद्देश्य क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? तो अभिव्यक्ति की आजादी उसका उद्देश्य था। अब हम देखते हैं इसके कार्यक्रम को। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसके कार्यक्रम को 2 चरणों में चलाया गया। ठीक है, 2 फेजेस या 2 चरणों में इसको चलाया गया, साथ ही साथ क्या बोलते हैं, हाँ, 2 चरणों में चलाया गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक तो था अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है, और दूसरा ये था 1940 में ही भारत सुरक्षा कानून लाया गया था। ठीक है, ये पहला कारण था, और दूसरा कारण था भारत सुरक्षा कानून 1940 में लाया गया था। और ये दोनों ही कारण, जो ये कानून है, ये भी क्या करता था? लोगों को बिना पूछे क्या बोलते हैं, बिना पूछे उनको जेल में बंद कर रहा था, कोई किसी को बोलने का आजादी नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस भारत सुरक्षा कानून 1940 में आए थे। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण कारण था। अब वापस आते हैं कि इसका कार्यक्रम का प्रसार कैसे हुआ। ठीक है, तो प्रसार में आते हैं, प्रसार या कार्यक्रम बोल लीजिए। तो इसका प्रसार जो है हम देखते हैं कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में इसका प्रसार होता है। प्रथम चरण, ठीक, तो प्रथम चरण में क्या होता है? प्रथम चरण जो है वो 1 अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर 1940 से दिसंबर तक चलता है। ठीक है, अक्टूबर से कब तक चलता है? दिसंबर, बस 2 महीना 1.5 महीना जैसा का समय लगता है। तो पहले चरण जो है वो अक्टूबर और
दिसंबर 1940 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के समय पर चलता है। इसमें क्या किया जाता है, जो चीजों को रखा जाता है, तो इसके अनुसार पहला तो ये जितने भी लोग चुने हुए लोग ही क्या होंगे, चुने हुए सत्याग्रहियों के द्वारा इसको चलाया जाएगा। तो पहला क्या है, चुने हुए है ना। तो इस सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले चरण में ये कहा गया कि जितने भी चुने हुए सत्याग्रही, मतलब गांधी जी द्वारा जिनको डिसाइड कर दिया गया है, वही लोग क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। तो इसी में जो पहले सत्याग्रही बने वो कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, ये कौन थे, प्रथम सत्याग्रही जो है वो कौन थे, विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, कई बार एग्जाम में पूछा है। और दूसरे कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा चीज ये कहा गया कि ये जो चुने हुए सत्याग्रही हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग पूर्व सूचना के आधार पर, ठीक है, पूर्व सूचना के आधार पर जो युद्ध है उसके खिलाफ बोलेंगे, जहां पर जा सकते हैं वहां पर, और असहयोग जताएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि भाई हम जो है, भारत जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं है, हमसे बिना पूछे सरकार जो है हमको युद्ध में उतार दी है। तो इसका प्रचार तब तक करेंगे जब तक ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको क्या नहीं किया जाता है, गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट थे किसके, प्रथम चरण के। दूसरे चरण में जब हम आते हैं तो दूसरे चरण को हम देखते हैं, ठीक है, दूसरा चरण क्या कहता है, तो दूसरा चरण है कि सत्याग्रही लोगों को अपने साथ जोड़कर दिल्ली की ओर चलेंगे। ठीक है, क्या कहा गया कि भाई पहले चरण में तो व्यक्तिगत चुना गया और कहा गया कि आप गांव में जाओ, शहरों में जाओ, जहां मन पड़ता है वहां जाओ। लेकिन दूसरे चरण में ये कहा गया कि अब ये कहा गया कि जो अब सत्याग्रही लोग हैं, ठीक है, और सत्याग्रही जो लोग हैं, है ना, जो 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 सत्याग्रही लोग हैं, वो लोग क्या करें कि अब अपने साथ लोगों को जोड़ते चले। ठीक है, एक आंदोलन बनाए, एक लोगों को जोड़े और किस ओर प्रस्थान करें, दिल्ली की ओर ये लोग प्रस्थान करें। तब तक चलते रहे जब तक सरकार द्वारा इनको क्या नहीं कर लिया जाता, गिरफ्तार कर लिया नहीं जाता। और यही वो समय था जब दिल्ली चलो का नारा क्या किया गया, दिल्ली चलो का नारा जो है वो दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं, लेकिन सरकार द्वारा बार बार इसको प्रेशराइज किया जा रहा था। आगे चलकर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्य के ज्यादातर नेता जो है वो कहां थे, जेल में थे, लोगों को गिरफ्तार, नेताओं को, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। यही कारण था कि आगे जाकर कांग्रेस जो है वो एक प्रस्ताव पारित करती है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है उसको वापस ले लेती है, और इसी के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आया। अब हम देखेंगे पाकिस्तान की मांग। ठीक है, तो यहीं पर छोटा सा है, ज्यादा हमको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है पाकिस्तान की मांग को, बस कुछ चीजें जो आप ध्यान रखो, कभी एग्जाम में लिखने के लिए, पूछने के लिए आ गया तो आपको पता रहेगा। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान की मांग है, ये भी आपका कब किया गया था, आपके अगस्त प्रस्ताव है ना, जो हमने अगस्त प्रस्ताव पढ़ा, इससे पहले से किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान की मांग। तो
सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो इकबाल थे, आप सुने होंगे कई बार नाम, इकबाल जो थे ये सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य की क्या करते हैं, पृथक राज्य की मांग करते हैं। कौन? इकबाल जो है। कब है ना भाई। उसके बाद हम देखते हैं आगे जाकर, ये 1930 के दशक की बात रहती है, लेकिन आगे जाकर 23 है ना भाई, 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 को लीग लाहौर में एक अधिवेशन करता है और इसी अधिवेशन में जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है, उनके द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग रखी जाती है। तो पाकिस्तान की मांग कहां पर रखी गई? लाहौर अधिवेशन, ठीक है, कहां पर रखी गई? लाहौर अधिवेशन। किसका अधिवेशन था वो? लीग यानी कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। और इस अधिवेशन के वो कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। तो यही कुछ बिंदु है जो आपको पाकिस्तान की मांग के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। पाकिस्तान की मांग से आपसे ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछेगा कि लीग के किस, दो क्वेश्चन, ठीक है, लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी गई? तो लाहौर अधिवेशन में मांग रखी गई। दूसरा चीज ये कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था या कई बार किसने की थी, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं।